हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 15 दिसंबर वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले लेट्स मूव टू आवर डेली कोट जो हम रोज डिस्कस करते हैं। तो आप देख सकते हो, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवानों को जलना सिखाती है, गिरने वालों को होती है तकलीफ, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। तो इस प्रिपरेशन के जर्नी में बार बार उतार चढ़ाव होते रहेंगी। हाँ, उस उतार चढ़ाव को एक लर्निंग के रूप में लेकर आपको आगे बढ़ते रहनी है ना। कोई भी प्रिपरेशन जब आप करते हो और उसमें आपका शिद्दत और लगन होता है तो गिरने में भी मजा आता है, क्योंकि उस समय गिरेंगे तो सीखते हैं और फिर सीखने के बाद अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। याद रखना है, जब भी आप अकेले चलते हो तो आपकी वीकनेस आपको नजर आती है और उसी वीकनेस को जब आप दूर करने लगते हो तो आप में निखार आती है, आप उजाले की तरफ बढ़ते हो, आप प्रकाश की तरफ बढ़ते हो, अंधकार से मुक्ति पाते हो। तो ये बात आपको याद रखनी है कि हमारी जर्नी में या किसी भी प्रिपरेशन की तैयारी हम कर रहे हैं, वहां पर उतार चढ़ाव आते हैं, तो आपके बेनिफिट के लिए आपको हमेशा इंप्रूव करते रहनी है और आगे बढ़ते रहनी है। सो फ्रेंड्स, विदाउट डिलेइंग लेट्स मूव टू आवर आर्टिकल। 6 आर्टिकल्स आज डिस्कस करने हैं हमें। पहला है आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डिस्प्यूट पैनल। इन्होंने भारत के तरफ से दी जाने वाली शुगर एक्सपोर्ट सब्सिडीज अपने भारतीय फार्मर्स को, उसके खिलाफ ये ऑर्डर जारी किया है। कहने का मतलब ये है, आपको भी पता है, इंडियन गवर्नमेंट अपने फार्मर्स को बेसिकली सब्सिडी देती है, खासकर एक्सपोर्ट सब्सिडी भी दी जाती है। एमएसपी भी क्या है, एक प्रकार से सब्सिडी ही है। लेकिन डब्ल्यूटीओ के एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर प्रोविजन के अनुसार जो सब्सिडी दी जानी चाहिए एक लिमिटेड सब्सिडी होनी चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे कितनी होनी चाहिए। कुछ देशों ने कंप्लेन किया था कि भारत उस लिमिटेड सब्सिडी से ऊपर सब्सिडी प्रोवाइड करता है अपने भारतीय फार्मर्स को, जिसके कारण जो मार्केट में डिस्टॉर्शंस देखने को मिलती है। तो कौन से ये देश हैं और क्या प्रोविजन है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर का, उसे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फर्स्ट लेट्स सी द सिलेबस। तो जो आर्टिकल 1 है वो आपका इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, एजेंसीज, फोरम, देयर स्ट्रक्चर, देयर मैंडेट, इसके अंतर्गत आएगी। तो देख सकते हो ये जो कुछ देश हैं, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, ग्वाटेमाला है, इन्होंने कंप्लेन किया था कि जो डोमेस्टिक सपोर्ट भारत के द्वारा प्रोवाइड की जाती है शुगर केन प्रोड्यूसर्स को, वो उस लिमिट से एक्सेस है जो डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत अलाउड है। अलोंग विथ इंडिया प्रोहिबिटेड एक्सपोर्ट सब्सिडीज शुगर मिल्स को प्रोवाइड करता है, यानी कि वो सब्सिडी जो प्रोहिबिटेड है फिर भी वो प्रोहिबिटेड एक्सपोर्ट सब्सिडी शुगर मिल्स को प्रोवाइड करता है। तो दो कंसर्न इन सब देशों ने रेज किए थे। पहली बात तो ये कि जो सब्सिडीज भारत प्रोवाइड करता है शुगर केन प्रोड्यूसर को, वो एक्सेस है ऑफ द लिमिट विच इज अलाउड बाय द डब्ल्यूटीओ अंडर एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये कि भारत वो भी सब्सिडी प्रोवाइड करता है जो प्रोहिबिटेड एक्सपोर्ट सब्सिडी के अंतर्गत आते हैं। तो ये दो इश्यू निकल कर आ रही है एंड बेसिकली इसका परिणाम क्या है कि जो पैनल है उन्होंने पाया कि जो इंडिया है वो इनकंसिस्टेंटली एक्ट कर रहा है, जो उन्होंने ऑब्लिगेशंस के तहत मानी है, साइन की है अंडर द एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो कहने का मतलब यह है कि एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के प्रोविजंस के ये अगेंस्ट है जो भारत सब्सिडी प्रोवाइड करता है। लेकिन भारत का क्या राय है, भारत का क्या रिस्पॉन्स है, वो भी देखेंगे। पहली बात तो हम बेसिक्स को जान लेते हैं। ये जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है, प्रीलिम्स के लिए याद रखना है कि ये डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत आता है और इसके तहत बेसिकली स्पेसिफिक कमिटमेंट्स की जाती हैं मेंबर नेशन के द्वारा कि भाई साहब जो सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन हम प्रोवाइड करते हैं अपने फार्मर्स को, चाहे वो डोमेस्टिक सपोर्ट हो या फिर एक्सपोर्ट सब्सिडी के माध्यम से हो या फिर मार्केट एक्सेसिबिलिटी जो हम रेस्ट्रिक्ट करते हैं एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स को लेकर, उन सब में हम चेंजेस करेंगे और उसको मोर एक्सेसिबल बनाएंगे। फॉर एग्जांपल
भारत ने जो आरसीईपी नहीं साइन की थी, किस लिए? बिकॉज वो इंडियन फार्मर्स को अफेक्ट कर सकता था, उनके लाइवलीहुड को अफेक्ट कर सकता था। लेकिन एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के तहत देखे तो वो क्या कहता है कि भाई साहब आपको और ज्यादा मार्केट एक्सेस प्रोवाइड करने की जरूरत है, सो दैट वेरियस नेशंस के जो प्रोडक्ट्स है वो इंपोर्ट हो सके आपके देश में। तो ये सब बातें एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के अंतर्गत होती है, ठीक है। एंड किस वे में डोमेस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है, तो आप देख सकते हो डोमेस्टिक सपोर्ट टू द शुगर केन प्रोड्यूसर्स इज प्रोवाइडेड वाया फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस। जैसे फॉर एग्जांपल जो 22 एग्रीकल्चरल क्रॉप्स है उसके लिए एमएसपी प्रोवाइड की जाती है। एमएसपी क्या है कि भाई साहब इस प्राइस के नीचे जो फार्मर्स के प्रोडक्ट्स हैं प्रोड्यूस है वो नहीं बिकेंगे। उसी प्रकार से एफआरपी जो प्राइस डिसाइड की जाती है उससे नीचे जो शुगर है, शुगर केन है, वो नहीं बेची जा सकेंगी। एंड दूसरा है आपका स्टेट एडवाइज्ड प्राइसेस। स्टेट एडवाइज्ड प्राइसेस का मतलब क्या हुआ कि जब स्टेट आपका शुगर केन के लिए प्राइस, मिनिमम प्राइस डिसाइड करता है तो उसको हम स्टेट एडवाइज्ड प्राइस कहते हैं, एज वेल एज स्टेट लेवल इंसेंटिव्स। तो इस प्रकार से डोमेस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है इंडियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। एंड जो आपका एफआरपी है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इट रिक्वायर्स कि मैंडेटरी मिनिमम प्राइस प्रोवाइड किया जाए शुगर केन प्रोड्यूसर को। एंड एसएपी क्या है? स्टेट एडवाइज्ड प्राइसेस। तो ये स्टेट स्पेसिफिक मैंडेटरी मिनिमम प्राइस होती है। फॉर एग्जांपल ये डिफरेंट हो सकती है, अगर बिहार है तो बिहार में एसएपी डिफरेंट होगा, अगर यूपी है तो यूपी में एसएपी डिफरेंट होगा, बिकॉज ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सेट की जाती है और जनरली एफआरपी से हायर ही होती है। एंड बेसिकली अगर हम बात करें इंडिया की एक्सपोर्ट सब्सिडी जो प्रोवाइड करी जाती है शुगर केन प्रोड्यूसर को, तो बेसिकली उसमें बहुत सारे इनिशिएटिव्स, इंसेंटिव्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन असिस्टेंस स्कीम, बफर स्टॉक स्कीम, मार्केटिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन स्कीम। इसके तहत क्या होता है कि अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को विदेशों में बेचते हो तो आपको कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेंगे। तो इस प्रकार के कुछ इंसेंटिव्स जो हैं वो प्रोवाइड की जाती है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन प्रोडक्ट्स, फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ शुगर केन। एंड अब देख सकते हो भारत का क्या जवाब आया। तो भारत ने कहा है कि भाई साहब हम जो सब्सिडी देते हैं वो सब्सिडी बेसिकली हम बड़े बड़े फार्मर्स को नहीं देते हैं। ये जो फार्मर्स ये बेसिकली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है, और अगर हम इनको सब्सिडी नहीं देंगे तो इनकी लाइवलीहुड अफेक्ट होगी और फिर ये अवेयर नहीं हो सकेंगे कि बाद में ये फिर प्रोडक्ट्स ग्रो करें, बिकॉज जिस चीज में बेनिफिट ही नहीं होगा वो ग्रो क्यों करेगा फार्मर्स। दैट्स व्हाई इनकी लाइवलीहुड को सस्टेन करने के लिए एज वेल एज जो आपकी अवेलेबिलिटी है प्रोडक्ट्स की उसको मेंटेन करने के लिए हम ये सब्सिडी देते हैं। एंड ये अकॉर्डेंस है विद द कमिटमेंट जो हमने किया है डब्ल्यूटीओ में। और अगर हम बात करें एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर की, तो क्या कहता है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर आपका? तो सिंपली ये कहता है कि जो डोमेस्टिक सपोर्ट दी जाती है किसी भी देश के द्वारा वो एक्सीड नहीं होनी चाहिए डी मिनिमस लेवल के ऊपर। एंड डी मिनिमस लेवल क्या है? तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जो डी मिनिमस लेवल है डेवलप कंट्रीज के लिए डिफरेंट है, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए डिफरेंट है। डेवलप कंट्रीज के लिए डी मिनिमस लेवल आपका 5% है ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर डेवलप कंट्री। यानी कि लेट्स से कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट डेवलप कंट्री में प्रोड्यूस हुआ 100 करोड़ रुपए का, ठीक है, तो जो डेवलप कंट्रीज है वो एट मैक्स 5% तक का एडिशनल सब्सिडी दे सकते हैं, यानी कि 5 करोड़ रुपए का एडिशनल सब्सिडी दे सकेंगे। एंड डेवलपिंग कंट्रीज के लिए यही आपका 10% है, यानी कि 100 करोड़ का अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हुआ तो एट मैक्स 10% यानी कि 10 करोड़ का सब्सिडी प्रोवाइड किया जा सकता है। ये एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में बात है। एंड इतना ही नहीं, जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है या फिर एग्रीमेंट ऑन सब्सिडीज एंड काउंटरवैलिंग मेजर्स, इसके तहत जो एक्सपोर्ट सब्सिडी दी जाती है फ्रॉम द डब्ल्यूटीओ मेंबर्स वो प्रोहिबिटेड है सर्टेन नंबर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। ऐसा नहीं कि सारे के सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर सब्सिडी देना अलाउड है, एक्सपोर्ट सब्सिडी देना अलाउड है, सर्टेन प्रोडक्ट्स पर अलाउड है एंड बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर ये अलाउड नहीं है। तो ये भी बात याद रखनी है की फीचर्स है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर का। तो क्वेश्चन आ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, की प्रोविजंस क्या है, एंड ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो फर्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया डिटेल से। लेट्स मूव टू अवर सेकेंड टॉपिक।
RBI enables prompt corrective action framework for NBFCs effective on अक्टूबर 2022। तो अक्टूबर 2022 से ये जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क है वो एनबीएफसीज के लिए भी लागू हो जाएंगी। आपको पता होगा ये जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन मेजर्स है ये आरबीआई के द्वारा डिवाइस्ड टूल है, जिसकी मदद से अगर कोई बैंक है वो उनकी फाइनेंशियल हेल्थ खतरे में जाने वाली है तो टाइमली मैनर पर उस खतरे को एनालाइज करके एक प्रकार से प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन इनिशिएट कर दिया जाए आरबीआई के द्वारा, सो दैट वो और ज्यादा खतरे में ना पहुंच सके। इसके तहत ब्रांच एक्सपेंशन पर लिमिट करना या फिर मैक्सिमम डिपॉजिट्स कितने विड्रॉ किए जा सकते हैं कस्टमर के द्वारा उस पर लिमिट करना, ये आपने बैंकों के लिए सुना होगा। और बैंकों के लिए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन बेसिकली 2002 में ही आ गई थी, लेकिन एनबीएफसी के लिए ये सिस्टम नहीं थी। लेकिन आपको ये पता है कि बहुत सारे जो एनबीएफसी है, बड़े बड़े एनबीएफसी, अगर ये फेल हो जाएंगे तो कितनी बड़ी समस्या फाइनेंशियल सिस्टम पर आ सकती है। और ये हुआ भी। फॉर एग्जाम्पल IL&FS क्राइसिस आपने देखा, DHFL क्राइसिस देखा है ना, एज वेल एज रिलायंस कैपिटल, ये सब धीरे धीरे फाइनेंशियल ट्रबल में आ रहे हैं ओवर द लास्ट फ्यू ईयर, जिसके कारण अगर इन सब की स्थिति और ज्यादा दयनीय हो जाएगी या फिर ये अगर सही से परफॉर्म नहीं करेंगे तो पूरी इकोनॉमी को, पूरी फाइनेंशियल सिस्टम को नुकसान होगा एंड उससे रिलेटेड जो आपके सेक्टर्स है उनका भी नुकसान होगा। ठीक है, तो ये हमने बेसिक्स की बात करी, लेकिन सबसे पहले हम सिलेबस पर नजर डालते हैं। तो जो आपका आर्टिकल नंबर 2 है वो इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, तो इसके अंतर्गत आएगा। तो देख सकते हो इसी के कंटेक्स्ट में जो अभी हमने कंटेक्स्ट की बात करी, इसी के कंटेक्स्ट में प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क एनबीएफसी के लिए भी लाने का एक प्रकार से कदम उठाया जाएगा जो अक्टूबर 2022 से लागू हो जाएगी। और एनबीएफसी क्या होती है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कंपनी। तो ये बेसिकली आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही होते हैं, सर्टेन बैंक लाइक एंड फाइनेंशियल सर्विसेज ये प्रोवाइड करती हैं, लेकिन ये बैंक नहीं होता है बिकॉज इट डज नॉट होल्ड अ बैंकिंग लाइसेंस। बैंकिंग लाइसेंस तो बैंकों को ही मिलती है, ये आपके नॉन बैंक्स हैं, लेकिन ये फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन देना, बड़े बड़े डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के लिए लोन देना, तो ये सब एनबीएफसी आपका काम करती है। ठीक है, और अगर ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क एनबीएफसी के लिए लाई जाती है तो क्या बेनिफिट होगा? तो पहली बात तो ये कि सुपरवाइजरी टूल्स जो आरबीआई का है वो स्ट्रेंथन हो सकेगा एनबीएफसी के ऊपर एंड एज वेल एज अदर सेगमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। एंड इसके अंतर्गत होता क्या है? तो सुपरवाइजरी इंटरवेंशन को ये फैसिलिटेट करता है अप्रोप्रिएट टाइम में, यानी कि लेट्स से कि जो आपके एनबीएफसी हैं वो नॉर्मल चल रहे हैं, तो जब वो नॉर्मल चल रहे हैं तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सर्टेन पैरामीटर सेट की जाती है कि अगर कुछ पैरामीटर्स पर एनबीएफसी की परफॉर्मेंस डगमगा रही है तो टाइमली मैनर पर हम प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन जारी कर दें सो दैट उसका जो हेल्थ है और ज्यादा डेटोरिएट ना हो। और वो जो पैरामीटर इस्तेमाल किया जाता है वो 3 पैरामीटर्स होते हैं, 3 इंडिकेटर्स होते हैं, हम देखेंगे। देख सकते हो आप कि आरबीआई विल ट्रैक दीज 3 इंडिकेटर्स जिसके आधार पर वो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लगाएगा। एक तो है कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो जिसको CRAR कहते हैं, एक है आपका टियर 1 रेशियो एंड तीसरा है आपका नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट जिसमें नॉन परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट आ जाते हैं। तो इन्हीं इंडिकेटर्स के आधार पर वो सुपरवाइजरी इंटरवेंशन करेगा एप्रोप्रिएट टाइम में। साथ ही साथ जो सुपरवाइज एंटिटी है यानी कि एनबीएफसी हियर, ठीक है, उनको रेमेडियल मेजर्स भी प्रोवाइड करेगा टाइमली मैनर में कि अगर कुछ गड़बड़ हो रही है तो क्या सुधार करने हैं, क्या चेंजेस करने हैं, कितने लोन आपको देने हैं या नहीं देने हैं, तो है उनके फाइनेंशियल हेल्थ को रिस्टोर करा जा सके। सिमिलर फंक्शन जो बैंकों के लिए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन का होता है वो फंक्शन यहाँ पर भी होगा, वो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर भी होगा। और मैंने आपको बताया कि आरबीआई ने प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन का जो कंसेप्ट है शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए 2002 में ही लाया था। ठीक है, एंड जब हम बात करते हैं टियर 1 रेशियो, ये देख लो, टियर 1 रेशियो इज वन ऑफ द इंडिकेटर्स जिसके आधार पर आरबीआई प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लगाएगा। तो जो टियर 1 होता है वो बैंक का हाईएस्ट क्वालिटी कैपिटल होता है, बिकॉज अगर फाइनेंशियल हेल्थ
एनबीएफसी का या बैंक का गड़बड़ हो रहा है और नुकसान हो रहा है, तो उन सारे नुकसान को ये जो आपका टीयर 1 कैपिटल है वो भरपाई कर सकता है। दैट्स वाई ये बैंक की हाईएस्ट क्वालिटी कैपिटल होती है। एंड ये बात याद रखना है आपको कि ये जो 3 रिस्क थ्रेशोल्ड की बात हमने की, ये 3 पैरामीटर्स ये जो हमने बात की, इन 3 पैरामीटर में से अगर कोई भी पैरामीटर का ब्रीच होता है तो पीसीए लग सकता है, पीसीए का इन्वोकेशन हो सकता है उस बैंक या फिर एनबीएफसी के ऊपर। एंड साथ ही साथ ये विद्रो कब की जाएंगी, तो सिंपल सी बात है, पीसीए रेस्ट्रिक्शंस विद्रो की जाएंगी अगर जो भी रिस्क थ्रेशोल्ड या फिर पैरामीटर्स हैं उस पैरामीटर्स में कोई ब्रीचेज नहीं देखने को मिल रही है फॉर द 4 कंटिन्यूअस क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 4 कंटिन्यूअस क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, लगातार इन 4 कंटिन्यूअस क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर कोई ब्रीचेज नहीं है इन 3 पैरामीटर्स का जो हमने दिखाई आपको, बताई आपको, तब ये पीसीए विथड्रॉ कर ली जाएगी। ठीक है, तो ये हमने बेसिक डिस्कशन किया और आप देख सकते हो ट्रिगर थ्रेशोल्ड क्या होगा प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन का। तो एनबीएफसीज एक्सक्लूडिंग द कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, उनके लिए आपका इंडिकेटर है और क्या क्या होगा आप देख सकते हो यहाँ पर। इंडिकेटर, 3 इंडिकेटर की बात हमने की थी, एक है आपका सीआरएआर, एक है आपका टीयर 1 कैपिटल रेशियो, एक है आपका नेट एनपी रेशियो। तो आरबीआई का रेगुलेटरी मिनिमम कब होगा, जब सीआरएआर 15% हो, टीयर 1 कैपिटल 10% हो, नेट एनपीए नॉट एप्लीकेबल। तो मान के चलो कि एनबीएफसी का फाइनेंशियल हेल्थ ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आपका पैरामीटर्स गड़बड़ाएगा, फॉर एग्जांपल सीआरएआर 12 से 15% के बीच में आ गया हो, टीयर 1 कैपिटल रेशियो 8% से 10% के बीच में आ गया हो, नेट एनपीए रेशियो 6% से 9% हो गया, तो आपका थ्रेशोल्ड 1 रिस्क के अंतर्गत वो आएगा। ठीक है, और उस आधार पर एक्शन क्या ली जाएंगी, तो पहली बात तो ये तो देख सकते हो अगर रिस्क थ्रेशोल्ड 1 के कैटेगरी में आ जाता है तो फिर जो एक्शन लिए जाएंगे आरबीआई के द्वारा वो ये कि जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जो भी प्रॉफिट निकल कर आती है और जो बांटे जाते हैं स्टेक होल्डर्स के बीच, तो उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगेगा। एंड जो प्रमोटर्स है, शेयर होल्डर्स है, इन सारे पैसे को इक्विटी में यानी कि दोबारा आपका कंपनी पर ही लगाएगा सो दैट कंपनी रिवाइव हो सके, एनबीएफसी रिवाइव हो सके, सो दैट लेवरेज जो है उसको कम किया जा सके। उसी प्रकार से रिस्क थ्रेशोल्ड 2 में आप देख सकते हो कंडीशन है बिटवीन 9 से 12%, टीयर 1 कैपिटल होना चाहिए 6 से 8% एंड नेट एनपीए आपका 9 से 12%, तब जाके आपका ये जो रिस्क थ्रेशोल्ड 2 सिस्टम लागू हो जाएगा। और इसमें क्या होती है, एडिशनल आपको रेस्ट्रिक्शन देखने को मिलेंगी, यानी कि थ्रेशोल्ड 1 वाली जो रेस्ट्रिक्शन है वो तो लगेंगी, साथ ही साथ ब्रांच एक्सपेंशन भी नहीं हो सकेगा। एंड अगर हम बात करें रिस्क थ्रेशोल्ड 3, तो इसका कंडीशन आप देख सकते हो बिलो 9%, बिलो 6%, एबव 12% नेट एनपीए रेशियो अगर हो जाती है। और यहाँ पर जो मैंडेटरी एक्शन है थ्रेशोल्ड 1 एंड 2 ये तो लगेंगी, साथ ही साथ कैपिटल एक्सपेंडिचर आप ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, एंड जो आपके रेस्ट्रिक्शन है, रिडक्शन है करने पड़ेंगे आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट पर, तो ये सब कुछ आपके एक्शंस लिए जाने होते हैं। तो ये हमने डिटेल से डिस्कस किया इश्यू नंबर 2। लेट्स मूव टू द इश्यू नंबर 3। सुप्रीम कोर्ट अलाउज सेंटर टू वाइडन 3 चार धाम हाईवे। तो बेसिकली ये जो 4 धाम हाईवे है इसका इश्यू ये आया था कि ये जो आपके हाईवे हैं इनका जो विड्थ है इसको लेकर इश्यू आई थी। जो एनजीओ है उन्होंने एक इश्यू जाहिर की थी कि अगर जो हाईवे का विड्थ है वो वाइडन किया जाएगा तो इसके कारण जो हिमालयन इकोलॉजी है वो प्रभावित हो जाएंगी, इसीलिए विड्थ को ज्यादा ना किया जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने भी अपना बात रखा कि भाई साहब सिक्योरिटी कंसर्न्स के लिए एंड जो ट्रूप्स के एफिशिएंट मूवमेंट के लिए अलोंग द इंडो चाइना बॉर्डर ये हमें हायर विड्थ वाले जो रोडवे हैं, हाईवे हैं वो करने की जरूरत है। दैट्स व्हाई सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया सेंटर के डिसीजन को कि आप वाइडन कर सकते हो 3 चार धाम हाईवे को। तो हम कंप्लीट इश्यू देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम सिलेबस की तरफ नजर डालते हैं।
तो आप देख सकते हो कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, इसके अंतर्गत ये आपका टॉपिक आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट के मैंडेट को अपहेल्ड किया है। क्या है गवर्नमेंट का मैंडेट? कि जो 3 हाईवेज हैं उसको ब्रोडेन किए जाएंगे, अब चौड़ा किया जाएगा, बिकॉज ये जो स्टेप है काफी क्रुशियल है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए, सो दैट अगर इंडो चाइना बॉर्डर पर किसी प्रकार का उलझन या डिस्प्यूट होता है तो ट्रुप्स को मोबिलाइज करना आसान हो सके, टाइमली मैनर में मोबिलाइज करना आसान हो सके। तो ये बात मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रखी थी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को अपहेल्ड किया। तो देख सकते हो अब सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है सेंटर को कि जो सेंटर है वो कंस्ट्रक्ट कर सकती है रोड्स विथ 10 मीटर टेयर्ड सरफेस, यानी कि 10 मीटर चौड़ा सरफेस रोड कंस्ट्रक्ट हो सकता है। पहले बेसिकली 5.5 मीटर वाइड रोड की ही अनुमति थी, ठीक है। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ओवरसाइट कमिटी भी गठित की थी, और ये ओवरसाइट कमिटी बेसिकली ए के सिकरी के द्वारा चेयर की गई, सो दैट जो रिमीडियल मेजर्स हैं जो रिकमेंड की गई थी सुप्रीम कोर्ट के हाई पावर्ड कमिटी के द्वारा, वो सही से इंप्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे उसको इंश्योर करने के लिए। कहने का मतलब ये है कि अलाउ तो कर दिया गया था पहले कि आप 5.5 मीटर ब्रॉडर हाईवे बनाओ, लेकिन साथ ही साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी सुप्रीम कोर्ट ने रखी थी कि वैसा फॉर एग्जांपल आपको इंश्योर करने हैं कि एफोरेस्टेशन हो, हिमालयन इकोलॉजी आपका खराब ना हो, मिनिमम इम्पैक्ट हो। तो उसके लिए, उसके ओवरसाइट के लिए कमिटी बेसिकली गठित की गई थी। एंड 3 नेशनल हाईवेज जिसको चौड़े करने की बात है, आप देख सकते हो, तो ऋषिकेश टू मना, दूसरा है आपका ऋषिकेश टू गंगोत्री, एंड तीसरा है आपका टनकपुर टू पित्तौरगढ़। और ये स्ट्रेटेजिक फीडर रोड्स है जो इंडो चाइना बॉर्डर के अलोंग लेके जाती है, ठीक है। एंड ये जो रोड है जिसकी बात हमने की, ये 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट का ही पार्ट है। और 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने का टारगेट रखता है टू ऑल द 4 शेकर टाउन्स जो उत्तराखंड में है। कौन कौन से याद रखना है आपको? 4 धाम के तहत यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ठीक है, ये सब उत्तराखंड में है। और 4 धाम के तहत इन सबों को कनेक्ट किया जाएगा ऑल वेदर कनेक्टिविटी रोड के माध्यम से। एंड 2018 में ये जो 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट है, मैंने आपको बताया एक एनजीओ के द्वारा चैलेंज किया गया था, बिकॉज इन्होंने कहा था कि भाई साहब हिमालयन इकोलॉजी पर गहरा इंपैक्ट हो सकता है। और इसी के रिस्पॉन्स में सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर्ड कमिटी का गठन किया था, मैंने आपको बताया, अंडर द एनवायरमेंटलिस्ट रवि चोपड़ा। एंड इन्होंने 2 रिपोर्ट सबमिट किए आफ्टर मेंबर्स डिसएग्रीड ऑन द आइडियल विथ फॉर द हिल रोड्स। तो डिसएग्रीमेंट कहां पर हुआ था कि आइडियल विथ क्या हो हिल रोड्स का, उस इश्यू पर डिसएग्रीमेंट हुआ था। दैट्स व्हाई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अपील फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, और इन्होंने कहा था कि जो डबल लेन रोड है उसका 10 मीटर विथ होना चाहिए। और अब जाके ये फैसला आपका निकल कर आया, सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड ठहराया। तो आप देख सकते हो आउटलाइन ऑफ 4 धाम रूट। तो ये सब आपका ऋषिकेश है, रुद्रप्रयाग है, जोशीमठ है, पित्तौरगढ़ है, ये सब को कनेक्ट करेगा। बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है ना, तो यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब आपका रूट है, सबको कनेक्ट किया जाएगा। तो ये हमने इश्यू नंबर 3 डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द इश्यू नंबर 4, स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट। ये रिलीज की गई है FAO के द्वारा। तो बेसिकली यहाँ से आपको कुछ फैक्ट्स प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए याद रखने हैं, सिंपल कहे तो आर्टिकल नंबर 4 भी आपका इसी से है, कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। तो बेसिकली जो रिपोर्ट है ये बेसिकली एनालाइज करती है कि जो एग्रीकल्चर का इम्प्लीकेशंस हुआ है वेरियस एनवायरमेंटल डायमेंशन पर, चाहे आपका लैंड हो, सॉइल हो, उसको ये एनालाइज करता है और उस नेगेटिव इम्प्लीकेशंस को कैसे कम किया जाए उसके लिए सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करता है फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द कंबाइंड रोल ऑफ लैंड एंड वाटर इन द ग्लोबल फूड सिस्टम। क्या की फाइंडिंग है देख सकते हो आप। अधिकांशतर प्रेशर या दबाव जो वर्ल्ड के लैंड पर, सॉइल पर, वाटर रिसोर्सेज पर हुई हैं वो बेसिकली एग्रीकल्चर से आई हैं। ये सब याद रखना है, एग्रीकल्चर कुछ नेगेटिव इंपैक्ट निकल कर आ रहे हैं, ठीक है। आप ग्रीन
रिवॉल्यूशन के निगेटिव इम्पैक्ट के तहत भी इसको लिख सकते हो कि अधिकांशतः प्रेशर ऑन वर्ल्ड्स लैंड सॉइल वाटर रिसोर्सेस ये सब एग्रीकल्चर के तहत आई हैं। और जो क्लाइमेट चेंज है वो इवेपो ट्रांसपिरेशन का जो रेट है उसको बढ़ा सकता है। इवेपो ट्रांसपिरेशन का सिंपल सा मतलब हुआ जब पेड़ पौधे जो वाटर रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर, है ना, पेड़ पौधे भी वाटर रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में, तो उनका जो प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं इवेपो ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज के कारण आपका इवेपो ट्रांसपिरेशन भी बढ़ेगा, एज वेल एज जो क्वांटिटी है, डिस्ट्रीब्यूशन है रेनफॉल की, वो भी अल्टर होगी, जो हम देखते भी हैं इंडिया के केस में, है ना, कभी कभी सडन रेनफॉल आ जाना, कभी कभी लगातार बारिश नहीं होना, एंड कभी कभी एक्सेसिव रेनफॉल कुछ ही समय में, कुछ ही घंटों में हो जाना। ये सब क्या है, आपका अल्टरेशन है इन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल, और इसके कारण आपका लैंड या क्रॉप सूटेबिलिटी में बदलाव आ सकती है, रिवर रन ऑफ में वेरिएशन आ सकती है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज में भी वेरिएशन आ सकती है। तो ये सब आप याद रखना है कि क्या इंपैक्ट होगा अगर हम बात करें क्लाइमेट चेंज का ऑन वेरियस डायमेंशन। एंड ऑलमोस्ट ए थर्ड ऑफ रेनफेड क्रॉपलैंड, रेनफेड क्रॉपलैंड यानी कि वो एरिया जहां पर क्रॉप्स होती तो है लेकिन वो क्रॉप्स वाटर के लिए रेन पर डिपेंडेंट है, तो ऑलमोस्ट ए थर्ड ऑफ द रेनफेड क्रॉपलैंड एंड नियरली हाफ ऑफ द इरिगेटेड लैंड वो ह्यूमन इंड्यूस्ड लैंड डिग्रेडेशन का शिकार है, यानी कि ह्यूमंस ने ही कंट्रीब्यूट किया है लैंड डिग्रेडेशन में। एंड ओवर 60% ऑफ द इरिगेटेड एरियाज वो डिग्रेडेड है। नॉर्थ अफ्रीका की बात करें, साउथ एशिया की बात करें, एंड मिडिल ईस्ट वेस्टर्न एशिया की बात करें। एंड लार्ज स्केल कॉमर्शियल होल्डिंग्स ये एग्रीकल्चरल लैंड यूज को डोमिनेट करते हैं, कंसंट्रेटिंग मेनी मिलियंस ऑफ स्मॉल होल्डर्स वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग में एंगेज्ड है बेचारे, एंड सस्पेक्टेबल है डिग्रेडेशन एंड वाटर स्कैर्सिटी के लिए। कहने का मतलब ये है कि जो कॉमर्शियल होल्डिंग्स है वो एग्रीकल्चर लैंड यूज को डोमिनेट करते हैं। एंड इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके स्मॉल होल्डर्स है इनके पास जमीनें कम है, और ये उन जमीनों पर जाहिर सी बात है कॉमर्शियल खेती तो नहीं कर सकते, तो सब्सिस्टेंस लेवल फार्मिंग ही करते हैं, एंड लैंड डिग्रेडेशन वाटर स्कैर्सिटी की समस्या भी झेलते हैं। एंड एग्रीकल्चरल लैंड जो अवेलेबल है पर कैपिटा फॉर क्रॉप्स एंड एनिमल हस्बेंड्री वो डिक्लाइन हुआ है 20% से बिटवीन द पीरियड 2000 एंड 2017, और ये देख सकते हो 2017 में एग्रीकल्चरल लैंड अवेलेबल पर कैपिटा अगर देखा जाए तो 0.19 हेक्टेयर ही है। तो ये आप पॉइंट लिख सकते हो। रिकमेंडेशंस क्या दी गई हैं, तो पहली बात तो मोर इंक्लूसिव एंड एडेप्टिव लैंड एंड वाटर गवर्नेंस हो, एंड इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन हो। इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन यानी कि एनवायरनमेंट को ध्यान में रखकर या फिर हम सॉइल मैनेजमेंट करते हैं तो वो सस्टेनेबल लैंड एंड सॉइल मैनेजमेंट हो एट ऑल द लेवल्स। एंड क्लाइमेट स्मार्ट लैंड मैनेजमेंट जो सॉइल एंड वाटर प्रोसेसेस के बदलते पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर सके वो सिस्टम भी लाया जाए। तो इंक्लूड क्लाइमेट स्मार्ट लैंड मैनेजमेंट which is attuned to variation in soil and water processes. So friends, ये हमने डिस्कस किया। Let's move to the next article. यूरोपियन यूनियन लॉ मेकर्स इन्होंने अप्रूवल दे दिया है ऑनलाइन कंटेंट रूल्स जो टेक जियांट्स के लिए लाई गई हैं। तो क्या है ये आपका ऑनलाइन कंटेंट रूल्स और किसको ये रेगुलेट करेगा, क्या रेगुलेट करेगा, उससे डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो सिलेबस में हम देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें सिलेबस की तो आप देख सकते हो ये आपका इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियन इंटरेस्ट, ये बातें भी हैं, एज वेल एज आपका डिजिटल टॉपिक है, डिजिटल इस सेक्टर एंड उससे रिलेटेड जो इश्यू है उसमें भी आपका ये कवर हो सकता है ना। एंड देख सकते हो ये जो रूल्स लाई गई हैं जिसको अप्रूवल दिया गया यूरोपियन यूनियन की तरफ से, ये मेजर रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगी जिएंट टेक्नोलॉजी कंपनीज के ऊपर। कौन से इश्यू पर? ऑन द वे जिस प्रकार से ये जिएंट टेक्नोलॉजी कंपनीज कंटेंट को हैंडल करती है, ठीक है। और जिएंट टेक्नोलॉजी कंपनीज की जब हम बात करते हैं तो फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, एप्पल ये सब आते हैं, है ना, बड़े बड़े टेक्नोलॉजिकल कंपनी। और हैंडल कंटेंट का मतलब ये हुआ कि कभी कभी आप देखते होंगे कि जानबूझकर ये सब जो जिएंट कंपनीज है उन एड्स को टारगेट करके आपके पास पहुंचाती है
जिसे आप एक्सेस नहीं करना चाहते हो, लेकिन बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन आप अट्रैक्ट हो जाते हो, आप उस लिंक को क्लिक करते हो, उस तरफ आप चले जाते हो। तो ये इन सबको रेगुलेट या रेस्ट्रिक्शंस करने के बाद ये आपका रूल करेगा। तो देख सकते हो मेजर प्रोविजन ऑफ द न्यू रूल्स, इसमें क्या हो गई, जैसे फॉर एग्जांपल कर्टेलिंग टारगेटेड एड्स टू द माइनर्स, माइनर्स को उस प्रकार के एड टारगेट किए जाते हैं जिससे वो आकर्षित हो जाते हैं। एंड इतना ही नहीं, ये इंपॉर्टेंट बात है, इस कीवर्ड को याद रखना, बैन ऑन डार्क पैटर्न। डार्क पैटर्न जिसकी बात हमने कहा कि एक प्रकार से ये तरीका होता है जो कंपनीज के द्वारा, मार्केटिंग कंपनीज के द्वारा, इन टेक्नोलॉजिकल कंपनीज के द्वारा यूज की जाती है, सो दैट जो यूजर्स है उसको इन्फ्लुएंस किया जा सके कि जो चीज वो नहीं क्लिक करना चाहते, जो चीज वो एक्सेस नहीं करना चाहते, वो चीज वो एक्सेस कर ले, है ना। तो इस प्रकार के तरीके जिसके तहत जो यूजर है उसे एक्सेस नहीं करना चाहता फिर भी अट्रैक्ट होकर उसे एक्सेस कर लेता है, तो वो हो गया आपका डार्क पैटर्न। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम पर बैन लगाने की भी बात कही गई है, बैन ऑन डार्क पैटर्न। एंड हैवीली रिलाइड ऑन बाय द पीपल एंड बिजनेसेस, नंबर ऑफ इश्यूज निकल कर आ रही है। कहने का मतलब ये है कि जो आजकल के लोग हैं, बिजनेसेस है, वो इन सब पर काफी ज्यादा रिलाई हो गई है, तो उसके कारण नंबर ऑफ इश्यूज निकल कर आ रही है। बिकॉज ये जो टेक जिएंट्स है काफी ज्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं, बिकॉज डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है, तो ये सब पावरफुल होते जा रहे हैं। आपने देखा कि किस प्रकार से बहुत सारे जो देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, उनके फेसबुक अकाउंट या फिर ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक कर देना, ये सब आपके टेक जिएंट कंपनीज करती रही हैं। तो ये सब इंडिकेट करता है कि कितने पावरफुल ये होते जा रहे हैं। साथ ही साथ प्राइवेटी, सेफ्टी, एंटी ट्रस्ट कंसर्न्स ये सब निकल कर आते हैं। एंड इतना ही नहीं, इनके पास अब इतना ज्यादा पावर हो रहा है कि यूजर को परसेप्शन को सेव कर रहे हैं। तो याद रखना, इट कैन सेव द यूजर परसेप्शन। एंड साथ ही साथ इसी बात को ध्यान में रखते हुए यूरोपियन यूनियन ने दो मेजर रूल्स इंट्रोड्यूस किए थे ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को अवेलेबल करने के लिए। पहली बात तो डिजिटल सर्विसेज एक्ट। तो डिजिटल सर्विसेज एक्ट बेसिकली सेफर डिजिटल स्पेस प्रोवाइड करेगा। कैसे? फंडामेंटल राइट जो यूजर्स के हैं वो प्रोटेक्ट करेगा। जो टेक कंपनी है उसको मोर रिस्पॉन्सिबल बनाएगा फॉर द कंटेंट जो वो प्लेटफॉर्म्स पर प्रोवाइड करवाते हैं। एंड दूसरा है आपका डिजिटल मार्केट एक्ट जो टेक जिएंट्स बढ़ते पावर को कम करने के लिए एंड लेवल प्लेइंग फील्ड एस्टैब्लिश करने के लिए, सो दैट इनोवेशन, ग्रोथ, कॉम्पिटिटिवनेस फैसिलिटेट हो सके। बिकॉज आपको ही पता है, अगर कोई नया इनोवेटिव कंपनी निकल कर आएंगी जो इन कंपनीज को, टेक जिएंट कंपनी जो चैलेंज कर देंगी, तो वो क्या करेगा, ये बड़े बड़े कंपनी वो उसको खरीद लेगा, है ना, या फिर उसको बढ़ने ही नहीं देगा। तो ये सब होता है मोनोपोली का तरीका। फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप या फिर यूं कह सकते हो कि इंस्टाग्राम, ये सब दूसरे के द्वारा शुरू की गई थी, लेकिन बाद में पैसे देकर इनको खरीद लिया गया। तो अब मात्र यही सब बचे हुए 4-5 प्लेटफॉर्म गिन के जो ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। दैट्स व्हाई इनकी पावर चलती है ना। इनफैक्ट इट सेव्स द यूजर परसेप्शन एज वेल। एंड इनिशिएटिव जो भारत के द्वारा ली गई है, तो वी हैव द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code Rules 2021 and Open Network for Digital Commerce ONDC. Next is Guidelines for Central Public Sector Enterprises Disinvestment released by the Ministry of Finance. तो बेसिकली गाइडलाइन जारी की गई है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। तो ये जो गाइडलाइंस है ये क्या फोकस करती है कि प्राइवेटाइजेशन करना है या फिर मर्जर या फिर क्लोजर या फिर सब्सिडाइजेशन करना है नॉन स्ट्रेटेजिक सीपीएसईज का, तो कैसे होंगे। सो दैट ये जो न्यू पीएसई पॉलिसी, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पॉलिसी लाई गई है, उसको इम्प्लीमेंट अच्छे तरीके से किया जाए। तो क्या की प्रोविजन है उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो हम सिलेबस की तरफ मूव करते हैं। तो आर्टिकल नंबर 6 इसी के अंतर्गत आएगा आपका। तो देख सकते हो आप जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज हैं, याद रखना है क्या प्रोविजन है। तो आपका जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज हैं यही आइडेंटिफाई करेंगे उन सीपीएसईज को जो क्लोजर किए जाएंगे या फिर प्राइवेटाइज किए जाएंगे इन द नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स। साथ ही साथ एडवाइजरी नोट भी प्रिपेयर किया जाएगा इनके द्वारा फॉर कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स
अफेयर अप्रूवल के लिए। अप्रूवल तो अल्टीमेटली कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ही देगा, है ना। और एक बार जब अप्रूव हो गई तो जो डिसइन्वेस्टमेंट है या फिर क्लोजर प्रोसेस है वो 7 मंथ के भीतर भीतर कंप्लीट हो जानी चाहिए, ये फैक्ट याद रखना है आपको। और जब हम डिसइन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि कोई एसेट है या सब्सिडरी है, जब हम उसके या उसको लिक्विडेट करते हैं, उसको सेल करते हैं, तो वह डिसइन्वेस्टमेंट है ना। यानी डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या, इन्वेस्टमेंट को निकाल लेना ही डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो उसके लिए या तो स्ट्रेटेजिक स्टेप हो सकता है या फिर पैसे की कमी हो रही है गवर्नमेंट को और दैट्स व्हाई वो डिसइन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो ये दो तरीके हो सकते हैं, दो कारण हो सकते हैं। और इसी को डिसइन्वेस्टमेंट या फिर डिसवेस्टिट्यूड भी कहा जाता है। एंड मेन ऑब्जेक्टिव याद रखना है, फाइनेंशियल बर्डन जो गवर्नमेंट के ऊपर है उसको कम करने के लिए। फॉर एग्जांपल एयर इंडिया घाटा में चल रहा था, अब उसको डिसइन्वेस्ट करके प्राइवेटाइज कर दिया गया, तो अब गवर्नमेंट की जो फाइनेंशियल बर्डन है वो कम हो जाएगी, ठीक है, बिकॉज ये अब प्राइवेट प्लेयर की जिम्मेदारी हो गई है। अलोंग विद टू इंड्यूस कंपटीशन एंड मार्केट डिसिप्लिन। और एक और बात, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ये भी एक प्रिंसिपल है गवर्नमेंट का। एंड वाइडर शेयर है ओनरशिप का, इसके लिए भी। एंड फिर देख सकते हो बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ स्टेक शेयर, कितना शेयर से बेचा गया है उसके आधार पर 3 प्रकार की हो सकती है। एक तो माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट। माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट इसमें अपना मेजोरिटी स्टेक रखती ही है, यानी कि मोर देन 51% स्टेक गवर्नमेंट का ही होता है। दैट्स व्हाई मैनेजमेंट कंट्रोल भी गवर्नमेंट के पास ही होती है। एंड एग्जांपल भी आपके ओएनजीसी लिमिटेड। एंड दूसरा है आपका स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें क्या होगा आपका कि जो 50% या फिर मोर देन 50% जो स्टेक है वो बेच दिया जाएगा, गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग आपकी लेस देन 50% हो जाएगी। दैट्स व्हाई ये स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है। और इतना ही नहीं, मैनेजमेंट कंट्रोल भी गवर्नमेंट के पास नहीं रहेगी। एग्जाम्पल के तौर पर जो अभी बीपीएससीएल है उसको आपका स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट करने का टारगेट है। तीसरा है कंप्लीट डिसइन्वेस्टमेंट। कंप्लीट डिसइन्वेस्टमेंट में क्या कि जहां पर 100% गवर्नमेंट अपना कंट्रोल, अपना जो स्टेक है वो बेच दे, ठीक है। एग्जांपल भी आपका एयर इंडिया। एयर इंडिया किसे बेचा गया आप हमें बताना। और ये आपका न्यू पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस पॉलिसी है, फैब 2021 को नोटिफाई किया गया था आत्मनिर्भर भारत के लिए। एंड ये जो न्यू पॉलिसी है इसने सीपीएसई को स्ट्रेटेजिक और नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर में क्लासिफाई किया है ना। साथ ही साथ सर्टेन सीपीएसई के लिए एग्जेम्पशंस भी प्रोवाइड किए गए हैं जो प्रॉफिट के लिए नहीं है या फिर वल्नरेबल या फिर वीकर सेक्शंस को सपोर्ट करते हैं। तो ये हमने फुल आर्टिकल डिस्कस किया फ्रेंड्स। और ये देख सकते हो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स कौन कौन से अंडर द पॉलिसी, ये याद रखना है। एटॉमिक एनर्जी है, स्पेस है, डिफेंस है, ये सब स्ट्रेटेजिक सेक्टर है ना। तो इनका डिसइन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता है। बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये भी आपके हो गए स्ट्रेटेजिक सेक्टर। पावर, पेट्रोलियम, कोल एंड अदर मिनरल्स, ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये सब स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स है, काफी अहमियत रखते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद आप देख सकते हैं एक और अदर न्यूज है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स आप देख सकते हो नवंबर में ये आपका 14.23% हो चुका है। और इतना ज्यादा बढ़ोतरी क्यों, तो मिनरल फ्यूल, पावर एज वेल एज ऑयल एंड गैस प्राइसेस, इन सब में जो उछाल देखने को मिली थी, इसके कारण आपका WPI इन्फ्लेशन नवंबर में काफी ज्यादा बढ़ गया। तो ये फैक्ट आप यूज कर सकते हो। और WPI की बात करें तो ये एवरेज प्राइसेस ऑफ गुड्स के हैं, उसमें क्या चेंजेस आ रहा है होलसेल लेवल पर उसको ये रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि फैक्ट्री गेट या फिर मंडी लेवल पर, बिकॉज ये कंज्यूमर तक अभी पहुंचते नहीं है। कंज्यूमर तक पहुंचने से पहले ही जो इन्फ्लेशन है वो माप लिया जाता है, तो उसको WPI रिफ्लेक्ट करता है। कंज्यूमर लेवल पर CPI रिफ्लेक्ट करता है। और ये याद रखना, WPI में सर्विसेज के प्राइसेस को रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। और WPI reckons only basic prices and it does not include taxes, rebate या trade discount, transport and other charges, ये सब को इंक्लूड नहीं करता WPI। एंड बेस्ड ऑन द होलसेल प्राइसेस बास्केट ऑफ 697 कमोडिटीज, तो 697 कमोडिटीज के आधार पर ये WPI निकाली जाती है। इसको 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। एक तो प्राइमरी आर्टिकल्स जिसमें आपका फ्यूल एंड पावर, आपका मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स ये आ जाता है। एंड रिलीज्ड बाय इकोनॉमिक एडवाइजर इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये याद रखना। बेस ईयर क्या है 2011-12 और 2017 में ये बेस ईयर रिवाइज हुई थी। सो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की डिस्कशन। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।